बर्फबारी का बदला समय, क्या संकेत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज इसी पर होगी क्योंकि इस बार भी इंतजार लंबा खिंचा। नवंबर और दिसंबर में सूखे के बाद आखिरकार जनवरी के आखिर में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बर्फ नजर आ रही है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश का दौर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से बारिश हुई है। बदले मौसम से पहाड़ों में सैलानियों की मौज है और इसकी वजह है कि देरी से यहां पर बर्फबारी हुई और बर्फबारी ने आते आते जनवरी का आखिर हफ्ता लगा दिया। लेकिन क्या ये देरी किसी बड़ी बात का संकेत भी है? क्यों बदला पहाड़ों के मौसम का मिजाज और पहाड़ों पर लंबे सूखे के बाद अचानक बर्फबारी? एक दशक से सर्दियों में क्यों सूखे पड़े हैं पहाड़? क्या बर्फबारी का समय बदल गया है? ये संकेत क्या है? और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पर्यावरणविद होंगे, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही, कारोबारी खुश हैं, सैलानी खुश हैं क्योंकि वापस से पहाड़ों की रंगत लौट आई है और प्रकृति के श्वेत श्रृंगार ने सर्दियों में पहाड़ों पर रौनक लौटा दी है। पहाड़ों पर जहां जहां लोगों को बर्फ का इंतजार था, वहां प्रकृति ने इस कदर बर्फबारी की है कि हर कोई हैरान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर उम्मीद से ज्यादा बर्फबारी हुई है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। सैलानियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। शिमला, मनाली, गुलमर्ग, औली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या भी देखने को मिल रही है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के जंगल और ठंडी हवाएं सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स में भी अच्छी खासी बुकिंग दर्ज की जा रही है, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिली है। और वहीं बर्फबारी से सेब उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कश्मीर में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर चल रहा है। श्रीनगर और दूसरे हिस्सों में रात भर से भारी बर्फबारी हो रही है और इससे तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी की वजह से कुछ एक जगहों पर तो तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया है। दो दिन पहले कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से लोग अभी संभले नहीं थे। सोमवार देर शाम से एक बार फिर पूरे कश्मीर में भीषण बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों जब घाटी के सभी मैदानी इलाके और पहाड़ बर्फ से सराबोर हुए थे, तब श्रीनगर में बारिशें हुई थी। लेकिन सोमवार शाम से अब श्रीनगर शहर में भी तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही ये आशंका जताई थी कि सोमवार से एक बार फिर कश्मीर का मौसम बदल जाएगा और वही देखने को मिल रहा है। न सिर्फ श्रीनगर शहर में बर्फबारी हो रही है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर के सभी पर्यटन स्थलों के साथ साथ मैदानों और पहाड़ों पर रात भर से ये तेज बर्फबारी हो रही है। तो अब इसका असर क्या होगा? दरअसल पहले ही 3 दिन के बाद कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया था। उसे एक बार फिर इस ताज़ा बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। जितने भी सड़कें शहरों और कस्बों में खोल दी गई थी, उनमें से अधिकतर दोबारा रात में जमकर हुई बर्फबारी के बाद दोबारा बंद हो गई है। हमें इस वक्त जो जानकारियां मिल रही हैं, सुबह सुबह रात के दौरान गुलमर्ग में 1 फुट से ज्यादा और बर्फ जमा हो गई है और उसी तरह बडगाम के अधिकतर इलाकों के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है दिन के तापमान में, बल्कि साथ ही साथ अब श्रीनगर शहर में भी चलना फिरना मुश्किल रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि सभी सड़कों से बर्फ के साथ ही साथ बर्फ हटाया जाए, लेकिन अगर दूर दराज इलाकों की बात करें तो उनके लिए अब ये बर्फ कहीं न कहीं मुसीबत बन रही है। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर। तो ये हाल श्रीनगर का है। जम्मू कश्मीर और तमाम अगर हम ऊपरी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो तस्वीरें हर जगह से ऐसी ही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पहाड़ों पर मौसम क्यों बदल रहा है? इन 10 पॉइंट्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। दरअसल पहाड़ों पर आज से फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्से ऐसे जहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। पिछले हफ्ते भी शुक्रवार, शनिवार को हिमाचल में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली थी। नवंबर, दिसंबर में बारिश बर्फबारी का सूखा रहा। इस सीजन
की पहली भारी बर्फबारी हुई है। किसानों और बागवानों को इसका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हिमाचल में 1901 के बाद दिसंबर में छठी सबसे कम बारिश हुई है और जनवरी के पहले 2 हफ्तों में भी उम्मीद से 1/4 कम ही बारिश दर्ज की गई। ये बात सामने आई कि उत्तराखंड और दूसरे हिमालयी राज्यों की सर्दियां अब सूखी हो रही हैं। 1 दशक से पहाड़ों पर सर्दियों में कम बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मौसम का पैटर्न बदल चुका है और सर्दियों में बर्फबारी और बारिश का ऐसा ही सूखा क्या आगे देखने को मिलेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर गुफरान बेग, फाउंडर सफर क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन नयाल साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, स्वागत है आपका भी। अभिषेक आलूवालिया हैं, प्रेसिडेंट है टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड से, और साथ ही साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी, एनवायरमेंटलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुफरान आप ही से करेंगे। जो पैटर्न बदल रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण देखते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में अब सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में ऐसा ही मौसम रहेगा, यानी कि सर्दियों का मौसम क्या शिफ्ट हो रहा है? क्या बर्फबारी जो कि नवंबर दिसंबर में देखने को मिलती थी, पर्यटक जो कि नवंबर दिसंबर में अपनी छुट्टियों के हिसाब से रुख करते थे पहाड़ों का, वो अब जनवरी एंड में जाके, आप देखिए आज 27 तारीख है, अब जाकर वहां पर बर्फबारी हो रही है। देखिए, जो ये कोल्ड वेव, स्नो और ये वगैरह होता है, इसका मुख्य कारण होता है कि हिमालय से चलने वाली जो हवाएं हैं तेजी के साथ में अपना कोल्ड एयर, हेवी और ड्राई एयर ये लेके आती हैं प्लेन्स के अंदर, और इससे बर्फबारी और ये बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये खत्म हुई है या ये डिले हुई है। अब डिले होने के ये वहां से वो सब चीजें जब आती हैं तो एक टर्मिनोलॉजी है साइंटिफिक जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस अभी तक काफी डिले हो गए। इस बार WD अगर आएगा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस तो ये पहाड़, ये सारे बर्फबारी, ठंडक और ये सभी रहेगी। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी नॉर्थ इंडिया में बहुत दिनों तक टेम्परेचर जो है वार्मर था और काफी वार्मर रहा। और ये जो सर्दी जो बेसिकली दिसंबर के सेकंड वीक और फर्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाती थी, वो दिसंबर के लास्ट वीक में आई और ये पूरा मतलब एक हिसाब से शिफ्ट हो गया। अब इसके कारण जो हैं बेसिकली अल्टीमेटली सभी का शक ये जाता है कि क्लाइमेट के चलते बहुत अद्भुत चीजें हो रही हैं और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। लेकिन हमने जो देखा वो है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो बिल्कुल बहुत कम रहे और उसके कारण से ना ठंड आई और ना बर्फबारी हुई। कम रहे या डॉक्टर साहब तीव्र रहे? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ वैसे भी सामान्य रहता है इस सीजन में, क्या इस बार तीव्र है या कम है? नहीं, डिलेड है। पश्चिमी विक्षोभ जो है अभी तक आए नहीं थे। अगर पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो वो साथ में लेके आएंगे अपनी हिमालय से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं और बर्फ, और उन्हीं की वजह से बर्फ और ठंडा पड़ता है। तो पश्चिमी विक्षोभ में जो डिले हुआ है, अब इसका कारण जो है आप अगर पीछे की तरफ जाएंगे ढूंढने के लिए तो वो ये मिलता है कि ये क्यों हो गया। डिले तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बरसों से, सालों से क्लाइमेटोलॉजी अपने हिसाब से चलती है, इसीलिए हमारी ऋतुएं बनी हैं। लेकिन 2-3 कारण हैं कि एक ला नीना करके एक फिनोमिना होता है जो कि ओशन के ठंडे और गर्म का वो करता है कि ओशन ज्यादा ठंडा हो गया, गर्म हुआ। नॉर्मली वो बहुत पहले आने वाला था, लेकिन ये जो है बहुत वीक हुआ है, मतलब न्यूट्रल कंडीशन से। तो ये जो सिचुएशन रही, मतलब एक बहुत अनसर्टेन सिचुएशन कि ला नीना है, वो आने वाला था अक्टूबर में, बहुत डिलेड एंड ऑल दोस्त, ये सारा को साथ में होने की वजह से मॉइस्चर नहीं रहा, ये सब होने से ये विंटर डिले हुआ। और ये सब कारणों की वजह से ये हिमालय से चलने वाली जो हवाएं होती हैं जो कि कोल्ड और ड्राई एयर को प्लेन्स में लेके आती हैं, वो डिले हुई, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस डिले हुए और ये सब चीजें। लेकिन बॉटम लाइन इसकी ये है कि एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। अब ये जो है ना, ये होगा तो ये एक्सट्रीम तक पहुंचेगा। आगे इसी पर आगे चर्चा करेंगे। 2 एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चंदन जी भी हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हमारे शो में,
और डॉक्टर सुशील द्विवेदी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो मौसम का पैटर्न बदल रहा है, आप इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? हालांकि डॉक्टर गुफरान अपनी तरफ से इसका कारण बता रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर, हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या कारण आप समझते हैं? कारण पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम इंसानों का ये दुनिया का सबसे बड़ा लालच है जो आज हम और आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया है। हम लोगों ने प्रकृति के जो संकेत थे उनको डिकोड नहीं कर पाया समय पर। बार बार चेतावनी बहुत सालों से मिल रही है। और अगर हम 18वीं शताब्दी से लेके अभी 21वीं शताब्दी के बीच का दौर देखें तो हम लोगों ने जो भी प्रोग्रेस की, उस प्रोग्रेस में इंसान ने अपना हानि और लाभ का जो इंसान सबसे महत्वपूर्ण प्राणी होता है जो हानि और लाभ समझता है। अच्छी बात भी है, लाभ बहुत सोचा और उस लाभ को कमाने के चक्कर में हानि ज्यादा पहुंचाई इन्वायरमेंट को। पूरी दुनिया और हमारा देश माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या की कंसेप्ट पर हम लोग मानते थे कि धरती को हम माँ की तरह देखते थे, धरती के संसाधनों को माँ की तरह ही पूजते थे। लेकिन हम और आप लोगों ने कहीं ना कहीं से इस कदर से संसाधनों को दोहन किया कि आज स्थिति इस आधार पर हमको पहुंचा दी है कि आप ये मौसम के प्रतिकूल थपेड़े हैं जो आज अभी भी बातें, अगर अभी भी हम लोग सुधरने की स्थिति में हुए तब भी बहुत कुछ बचाने में सफल हो पाएंगे। नहीं तो वो दौर बिल्कुल पूरी तरह से गंभीरता के साथ लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कैसी धरती चाह रहे हैं, कैसा प्लेनेट चाह रहे हैं, कैसा विकास चाह रहे हैं। क्या हम ऐसी धरती चाहेंगे? अगर आप देखिएगा अभी कुछ दिनों बाद, अभी इसी फरवरी माह में एकदम गर्मियां आएंगी। अब मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूँ, पिछले पिछले साल भी एकदम गर्मियां शुरू हो जाती हैं। गेहूं के दाने छोटे रह जाते हैं, गेहूं की उपज पूरी तरह से नहीं हो पाती है। बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, उनका एक अपना साइकिल होता है, उनका पॉलिनेशन का एक चक्र होता है, इंसेक्ट और प्लांट का एक रिलेशन होता है। तो ये जो क्लाइमेट के जो प्रतिकूल परिस्थितियां, हम अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हो गई। इसकी वजह से धरती पर वो सारे लोग, विशेषकर जो जिनके पास साधन कम है, वो तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन अमीर लोग भी आज नहीं तो कल उससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है कि इंसान का सीधा नाता प्रकृति से है। प्रकृति को अगर कहीं ना कहीं असर होगा तो उसका असर इंसानों पर होगा ही होगा। चंदन जी, हिमालयी इलाकों में अगर हम देखें तो औसतन तापमान में वृद्धि हुई है। इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, जो इसके पीछे का कारण है, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, अभी हम बात करें तो जनवरी में जो टेम्परेचर था हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों का, और लगातार मेरा उच्च हिमालय क्षेत्रों में भ्रमण भी रहता है, तो मैं देख रहा था कि लगभग 20 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री तक जो है टेम्परेचर था। और हमारे जो हिमालय के, चाहे वो नंदा देवी देख लीजिए, त्रिशूल देख लीजिए, आपका जो है जितने भी हमारे जो उच्च हिमालय क्षेत्र की जो चोटियां हैं वो बिल्कुल ब्लैक हमें जो है दिख रही थी। और इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद बर्फबारी जो है बहुत मुश्किल। भी जो अचानक से जो है बर्फबारी हुई है, कहीं न कहीं एक प्रकार खुशी का माहौल जरूर है। काश्तकारों के लिए, जो किसान हैं, उन लोगों के लिए जो है खुशी का माहौल जरूर है। लेकिन कहीं न कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से अभी सर लोगों ने बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है और लोगों ने बताई, वक्ताओं ने, तो कहीं न कहीं जो ये शिफ्ट हो रहा है, हमारा जो विंटर था, जो हमारा नवंबर में जो है बर्फबारी होती थी, वो दिसंबर में बर्फबारी होती थी। नवंबर लास्ट से बर्फबारी होती थी, दिसंबर तक पूरी बर्फबारी होती थी, और जनवरी फर्स्ट तक जो है बर्फबारी होती रहती थी। जब लास्ट जो अभी जो बर्फबारी हो रही है, ये जो है पहले के मौसम के हिसाब से ये लास्ट बर्फबारी इसको जो है माना जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसा पिछले कई सालों से भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्च में भी जो है बर्फबारी हुई, और इस बार अभी हम लोगों ने देखा कि 2022 के बाद अभी वर्तमान में जो बर्फबारी हुई है वो 2022 के बाद हुई है। लगभग 23, 24 और 25 में जो है कोई ऐसी बर्फबारी मतलब हमने नहीं देखी। ठीक है। जो बर्फबारी जो अभी 2026 में हम लोग देख रहे हैं, तो आज भी मौसम पूरा उत्तराखंड का जो है खराब है, और आज भी जो है बर्फबारी देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जो ये बर्फबारी हो रही है ये हमारे ग्लेशियरों को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके बाद तुरंत जो है गर्मी शुरू हो जाएगी।
गर्मी शुरू होगी तो हमारे ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, जो बर्फ हमारी होगी वो एवलांच के रूप में या जो है गर्मी से जो है वो पिघल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ग्लेशियर पर जो सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि नवंबर में बर्फबारी होती थी, दिसंबर में बर्फबारी होती थी, तो वो बर्फ जो है टिकती थी, काफी लंबे समय तक जो है बर्फ टिकती थी, और काफी जो है -डिग्री टेम्परेचर ज्यादा था, और वो बर्फ जो है अपना एक पूरा एक स्थान जो है बनाती थी। लेकिन अब क्या अब हो रहा है कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ चंदन जी, एक बार मैं अभिषेक जी के पास जाऊं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चंदन जी भी बता रहे हैं कि देखिए बर्फबारी हुई है, लोगों के चेहरे खिले हुए, एक अच्छी खबर भी है। लेकिन एक संक्षेप में जवाब डॉक्टर गुफरान आपसे, ये दौर कब तक जारी रह सकता है? हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों की बात की है, लेकिन चंदन जी की बात को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, जब दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, उससे ठीक अगले दिन महसूस हो रहा था मौसम में गर्मी है, ऐसा लग रहा था कि अब गर्मियां आ गई हैं। इनफैक्ट बारिश आने के एक दिन पहले तक लोगों ने गर्म कपड़े हटा दिए थे, लोगों ने कहा था कि नहीं अब गर्मियां आ रही हैं। क्या हम ये मान के चलें कि ये सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है और गर्मियों का मौसम जल्दी आने वाला है, या फिर इस बर्फबारी बारिश का दौर आगे जारी रह सकता है? ये आगे जारी रह सकता है और रहेगा, क्योंकि सिर्फ डिलेड है, शिफ्ट है। और जो चीजें, जो कंडीशंस बनती थी जनवरी के पहले हफ्ते में, वो अब बनी है। ठीक है। और मेरा कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये एक चलेगा लंबे समय तक। ये लंबे समय का कहने का मतलब अब इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्या मौसम सीजन शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभिषेक आलूवालिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड के। अभिषेक जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कम से कम सैलानियों के चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन एक निराशा उन लोगों को भी है जो अपने हिसाब से जाते हैं कि दिसंबर में बर्फबारी होगी, उस वक्त तो उनको नहीं मिली वहां पर बर्फ देखने के लिए, लेकिन अब कम से कम लोगों को ये तस्वीर जरूर देखने को मिली है। अभी हाल फिलहाल लॉन्ग वीकेंड भी गया है, 24, 25, 26 को सैलानियों की तादाद काफी ज्यादा है वहां पर। क्या प्रेडिक्शन है, कितनी संख्या में सैलानी वहां पर इस बार पहुंचे हैं और पहुंच सकते हैं? मैं तीनों स्टेट्स की बात करूंगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, बर्फबारी देर से होना सबके लिए एक चिंता का विषय है, चाहे वो पर्यटन कारोबार से जुड़े हों या किसानी से जुड़े हुए लोग हों। जलवायु पर्यावरण पे भी इसका दुष्प्रभाव आता है, तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि बर्फबारी देर से हुई। परंतु अभी जो हाल फिलहाल की स्थिति उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और अन्य स्थानों पर जो स्थिति बनी है जिस प्रकार से, उसमें जरूर ये राहत की सांस है कि पर्यटक जो आ रहे हैं वो बर्फबारी का मजा ले पा रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए राहत की बात है कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन बर्फबारी का आनंद ले पा रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कामना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ये कमी रह गई है बर्फबारी देर से होने से, वो अधिक बर्फबारी अगर होती है तो वो पूर्ण हो पाए, ऐसी हम जरूर कामना करते हैं। और इससे पर्यटन की दृष्टि से भी और किसानी की दृष्टि से भी इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। पर्यटक आ रहे हैं तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है हमारे प्रदेश में, तो ये एक अच्छी खबर है फिलहाल। क्या इसका असर पर्यटकों पर भी पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीजन शिफ्ट होते जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर गुफरान भी बोल रहे थे? जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। डेफिनेटली अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ों पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर बरसातें लंबी चल रही हैं, जैसे पिछले साल भी देखा गया कि मई जून में काफ़ी बारिश हुई, ऊंची है जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, जिससे कि जो यात्रा है या जो टूरिज्म है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं ये शिफ्ट ऑफ क्लाइमेट एक चिंता का विषय है, और इसमें सही दिशा में हम लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। पहाड़ों में जो पेड़ का कटान है वो ना हो या कम से कम हो, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे जलवायु परिवर्तन बरकरार रहे। और हमारे लिए पर्यावरण की दृष्टि से, खेती बाड़ी की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से पर्यावरण सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब डॉक्टर गुफरान आपके पास आते हुए, आपने कहा कि सीजन शिफ्ट हो रहे हैं। सर, मुझे लग रहा है कि हर सीजन में आप हमारे पैनलिस्ट होते हैं, चंदन जी हमारे साथ रहते हैं, हम चर्चा इसको लेकर हर बार करते हैं, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो। लेकिन अब देखिए सर्दियों का मौसम है, डॉक्टर सुशील भी कई बार हमारे साथ जुड़े इसको लेकर। सीजन शिफ्ट की जब हम बात करते हैं, एक चिंता बहुत चंदन जी ने जाहिर की है कि देखिए इससे क्या लगता है कि अब इस समय में बर्फबारी हुई है या बारिश हो रही है, इसके बाद क्या होगा। फरवरी में जो चिंता है एनवायरमेंटलिस्ट की भी, वो जायज है। फरवरी में हो सकता है कि हमें गर्मी का मौसम देखने को मिले, उसकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्लिम्स हमने 1-2 दिन पहले देखे ही हैं कि लोगों ने किस तरीके से अपने गर्म कपड़े हटा दिए कि गर्मी आ गई है।
दिल्ली एनसीआर में देखिए असर कितना है। अब आज बारिश हुई है तो एक्यूआई ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर बंद होगा तुरंत से एक्यूआई बढ़ जाएगा। असर सब पर होता है। अब जब हम सीजन शिफ्ट की बात करते हैं सर, तो क्या माने कि ये जो सर्दियां हैं, क्या ये बर्फबारी का दौर फरवरी महीने में जारी रहेगा? क्या गर्मियां देरी से आएंगी? क्या सर्दियां अब मार्च तक आगे चली जाएंगी? थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। देखिए, जहां तक इस वर्ष का सवाल है तो ये अभी जो सिस्टम है वो सेट हो गया है और चीजें डिटेल होंगी। लेकिन मेरा जो कहना है, लार्जर क्वेश्चन ये है कि अगर सीजन डिले हो गया है, अगर ये कंफर्म है, तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि भाई चलो ठीक है, अभी जो है 15 दिन जो लास्ट 3-4 साल के पैटर्न्स को अगर हम देख ले, कम से कम हम तो 3-4 साल से इसको लेकर चर्चा कर ही रहे हैं और हम हमेशा इस पर बात करते हैं। अब देखिए, सितंबर तक बारिश होती रहती है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सितंबर अक्टूबर तक बाढ़ आती है। पिछले साल भी हमने देखा था ऊपरी इलाकों में मार्च में बर्फबारी हुई थी। तो क्या माने, क्या वाकई सीजन शिफ्ट हो गए हैं या फिर ये पश्चिमी विक्षोभ का असर रहता है? नहीं, ओवरऑल तो ये स्लो पेस में ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो लार्जर इम्पैक्ट हो रहा है उससे थोड़े सीजन शिफ्ट हो रहे हैं। खास तौर से जो बारिश का सीजन है उसमें तो बहुत इम्पैक्ट हुआ है कि वो डिलेड मानसून रिट्रीट जो जिसे बोलते हैं कि देरी से मानसून का जाना, यानी कि वो सितंबर अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया, वो तो हो रहा है। लेकिन मेरा क्या कुल मिला के कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज के चलते चीजें अगर डिले हो रही हैं या अर्ली हो रही हैं तो फिर भी इंसान प्रिपेयर्ड होता है उसके लिए। लेकिन ये कहने का मकसद है कि आपके 4-5 साल के बाद में मालूम पड़ा कि वो फिर वापस लौट के सिचुएशन वैसी की वैसी आ गई जिसमें कि ओरिजिनल थी। अनयूजुअल जो चेंजेस हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं, विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर ट्रेंड, वो सबसे ज्यादा अनिश्चितता की जो स्थिति होती है उससे, चाहे वो टूरिज्म हो या बाकी चीज हो, वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। और उसके लिए, और वही इस क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा एक घातक चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर द्विवेदी, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर गुफरान की बात को आगे बढ़ाइए। बदलाव कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम टूरिज्म की बात नहीं करें, हमारा किसान जो है वो सीधे तौर पर इससे जुड़ा है। हर आदमी, हर इंसान, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से इसी के साथ जुड़ी हुई है। सीजन्स के साथ हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये एक पर्यावरण की पूरी तबाही का एक पूरा संकेत हमें और आपको मिल रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि पहले जो चीजें होती थी वो धीरे धीरे होती थी। धीरे धीरे सर्दियां बढ़ती थी, इसके बाद सर्दियां धीरे धीरे खत्म होती थी। लेकिन अब एकदम आपने देखा होगा, एकदम सर्दियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और फिर सर्दियां एकदम गायब हो जाती हैं, या बारिश एकदम बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि मौसम की जो चरम परिस्थितियां हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है, वो हमें और आपको देखने को मिल रही। और इससे हम और आप लोग, इंसान के साथ साथ आप ये समझिए कि ये पूरा जो हमारा धरती पर इकोसिस्टम है, हर जीवधारी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी फूड चेन है। तो जब ये मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये सारी फूड चेन डिस्टर्ब होती हैं, इकोसिस्टम तबाह होता है। और कहीं ना कहीं से, चाहे वो खाद्य सुरक्षा पे संकट हो सकता है, चाहे वो मौसम की अनिश्चितता हो सकती है, चाहे वो नई नई जूनोटिक डिजीज आप देखिए, ऐसे हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया। आज मैं आपसे डिबेट में जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद सफर कर रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि ये जो एकदम सर्दी गर्मी, ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमारा आपका शरीर भी उस अनुसार कोप अप नहीं हो पा रहा है ना। तो ये आपने कई बार डॉक्टर वली साहब को जोड़ा है, उन्होंने बड़े अच्छे से इस पे बताया भी है आपके चैनल पर। तो ये चीजें मुझे और आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल रही हैं। नए नए वायरस, सेहत पर ज्यादा असर, सही कहा आपने सर। ओवरऑल अगर देखें, हर जगह पर असर होता है। आपके पास आना चाहूंगी, हमारे साथ उनियाल साहब भी मौजूद है। गर्मियों में हम अक्सर जब चर्चा करते हैं कि जंगल की आग, और उस पर भी हम अक्सर काफी लंबी डिबेट इसको लेकर करते हैं चंदन जी, लेकिन गर्मियों में जंगल की आग और उसका असर क्या इस मौसम पर भी पड़ता है? चंदन जी। बिल्कुल गर्मियों में तो कहीं अभी आप लगाइए, पूरे उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जल रहे थे। और आप अगर कई सारे न्यूज चैनलों ने भी जो है इसको नहीं, हमने भी उसको कवर किया था। रादर, अगर आपको याद हो तो हमने इस पर डिबेट भी की थी कि मौसम ये आ गया और बावजूद इसके उत्तराखंड में जंगल में आग लगी है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और लगाइए, दिसंबर में जिस समय बर्फ बर्फ का मौसम होता है, उस समय जो है जंगलों में आग लग रही है। उसके अलावा जो है गर्मियों में लगातार जो उत्तराखंड के हों या अन्य जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों के जो जंगल हैं वो जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हिमालय को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो ये बर्फबारी और ये हमारे जो बरसात का जो पैटर्न है वो आगे पीछे हो रहा है पूरा। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है हमारा जो बुरांश है वो दिसंबर में, नवंबर लास्ट और दिसंबर में जो है बुरांश खिल चुका है। जो मार्च में जो है हमारा बुरांश खिलता था, और काफल जो फल आपका जून में और जुलाई में जो है, मई जून में जो काफल खिलता था, वो काफल के फल आते थे, वो जो है आजकल देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के कारण और जो बर्फबारी नहीं हो रही है उसके कारण, अभी आप देखिए जो हमारे आड़ू पुलम में जो वो आता था, फूल आता था, वो फूल जो है बड़ी जल्दी आ रहा है, कहीं ना कहीं गर्मी के कारण। और टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि बर्फ गिरेगी तो उससे क्या होगा कि जो उसमें फल होगा वो फल नहीं रुकेगा, वो फल जो है टूट जाएगा, वो फल गिर जाएगा। तो ये एक प्रकार से चिंता का भी विषय है कहीं ना कहीं। तो ये हम सब बहुत सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं वो, अभी मैं देख रहा हूँ कि इस बार उत्तराखंड में फायर लाइन बनाने के लिए लगभग 5 लाख से ज्यादा जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। और हम इस प्रकार अपने जो विकास को लेकर हम लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, अभी नैनीताल जो हाईवे है हमारा, हल्द्वानी से लेकर नैनीताल, पर्यटकों के लिए लगातार पूरा जाम ही जाम हो रहा है। उसके लिए जो है कई हजार पेड़ों को चंदन जी, काट के जो है उसको हाईवे बहुत बड़ा विषय है। चर्चा आज हो रही है बर्फबारी का बदला समय, ये संकेत क्या है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 1 दशक से पहाड़ सूखे क्यों हैं, क्या कारण है इसका, और क्या सीजन शिफ्ट हो रहे हैं, इस पर भी बातचीत हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रेक पर जाने से पहले एनवायरमेंटलिस्ट चंदन जी ने यह सवाल उठाया था कि जिस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि पहाड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है बेतहाशा। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के। हालांकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सड़कें बनी और लोग इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं उन तमाम दुर्गम इलाकों में भी जहां पर लोग पहले नहीं जाते थे, वहां से भी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और हर कोई जाना चाहता है इस बर्फ को देखने के लिए। जो लोग पहले नहीं जाते थे वो भी अब जाना चाहते हैं। उसका कारण यही है कि विकास हुआ है, तस्वीर बदली है पहाड़ों की भी। लेकिन क्या आप ये भी एक बड़ा कारण देखते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंच जाते हैं वहां पर? मुझे याद है कि अक्सर ऐसा होता है गर्मियों में, नैनीताल प्रशासन तो इस बात को लेकर बैन लगा देता है कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में गार्बेज बैग होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है वहां स्थानीय प्रशासन के लिए भी, किस तरीके से पर्यटक वहां पर आते हैं और उसके बाद इतनी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। क्या ये भी एक बड़ा कारण आप देखते हैं, असर पहाड़ों पर होता है इसका? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जो भी यात्री जब किसी हिमालय रीजन में जाते हैं, उच्च हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, तो उस प्रकार की उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहां पर बिल्कुल भी वो गंदगी ना करें, प्लास्टिक की बॉटल्स ना फेंकें या रैपर्स ना फेंकें, और बल्कि जो भी कचरा हम वहां पर होता है हमारे इस्तेमाल से, उसको वापस नीचे लाएं, उसका निस्तारण नीचे आने के बाद ही किया जाए। तो ये जिम्मेदारी एज ए ह्यूमन मेरी और आपकी और हम सबकी भी है, जो भी पर्यटक किसी स्थल पे जाते हैं पहाड़ों में, क्योंकि हिमालय को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि उस पे सरकार भी अपने तरफ से जो प्रयास है वो कर रही है, बट फिर भी चीजों को मेंटेन करने के लिए जो पर्यटक किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, तो अगर हम उस चीज की व्यवस्था को संभाल पाए, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की रक्षा में अपना जो हमारा दायित्व है उसको निभाने में हम सक्षम होंगे और सफल होंगे। ठीक है सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे बाकी पैनलिस्ट की तरफ। जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है तो बाकायदा उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, लोगों को टोकन दिया जाता है कि कितनी संख्या में यात्री जो हैं वो ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद वो वापस आएंगे, फिर दूसरी लॉट में उनको भेजा जाएगा। हाल फिलहाल में जो तस्वीरें हमने मनाली की देखी हैं या फिर हम अगर शिमला की तस्वीरें देखें, बेतहाशा जाम वहां पर लगा हुआ है। रोहतांग वाला एरिया आप देख लीजिए, इतना जाम लगा हुआ है। क्या स्टेट्स को अपनी तरफ से कुछ नियम कायदे रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि इतनी संख्या में पर्यटकों को हम इजाजत देंगे पहाड़ों पर जाने की? क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं असर डाल रहा है इस पर। और नियम है या नहीं ये भी बताते चले डॉक्टर सुशील द्विवेदी।
देखिए, आज हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के पैरामीटर को अपना रहे, क्योंकि हर प्लेनेट की एक कैरियंग कैपेसिटी होती है नवजोत जी। अगर हम देखें तो अगर जितने भी संसाधन हैं धरती पर, अगर आज की जो हमारी आपकी लाइफ स्टाइल है भारत के अनुसार बात करें, तो लगभग हमको 1.5 अर्थ के बराबर रिसोर्स चाहिए। मतलब हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं। ये मानिए कि हमें पूरे साल के लिए जो संसाधन दिए थे वो लगभग हम लोगों ने जुलाई अगस्त में खत्म कर दिए, अगले साल के संसाधनों को हम खींच रहे। तो ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट पर एक प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, और इसी के लिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। आपने और हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की। तो ये जो स्थितियां हैं, जो खींचतान मची हुई है, जो हमारे आपके लालच की जो खींचतान मची हुई है, ये प्रकृति को बहुत ही विपरीत रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ देखें तो हमको 5 अर्थ के बराबर रिसोर्स चाहिए। अब इतने कहाँ से आएंगे? तो हमें महात्मा गांधी जी के मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई, हमें और आपको प्रकृति मेरी आपकी जरूरतें तो पूरा कर सकती है, वो कर भी रही है, लेकिन मेरा आपका लालच कैसे पूरा कर देगी वो? तो हमें आपको नीड और ग्रीड में जो अंतर है उसको पहचानने, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभिषेक जी, अब इस पर आप भी जवाब रख दीजिए। सरकारों ने, क्या राज्य सरकारों ने कोई नियम बनाए हैं? एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उत्तराखंड सरकार ने सेट किया है कि जब जब चारधाम यात्रा होती है तो टोकन के साथ लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, लॉट्स के हिसाब से समय दिया जाता है, दिन दिए जाते हैं, किस दिन आप दर्शन कर पाएंगे। क्या बाकी जगहों पर ऐसा मुमकिन नहीं है? देखिए, हम जब भी विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि हम विकास को, और जो बैलेंस है विनाश और विकास का जो बैलेंस है, क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आज हमारे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हमारे यहाँ उत्तराखंड में आई हैं, लेकिन इससे ऐसे तो नहीं आई हैं। कहीं ना कहीं पहाड़ को काटा गया है, पहाड़ को काटने से उसमें पेड़ भी कट रहे होंगे, पहाड़ का भी उसमें से कटान होने के बाद ही आप डेवलपमेंट जाते हैं। तो ये जो भी हमारे पॉलिसी मेकिंग का जिन पे दायित्व है, उनका आज इस विषय पे सोचना अति आवश्यक है कि किस कॉस्ट पर हम विकास को अपनाना चाहते हैं, किस कॉस्ट पर हमें विकास के तरफ आगे बढ़ना है। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो हमें कितना उसमें पर्यावरण को भी उसमें हमें छेड़छाड़ करनी होगी। तो इस पे उन लोगों की जवाबदेही भी बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है, और स्ट्रिक्ट निर्णय लेने का समय है इस विषय पर कि नहीं, ये तो बात चंदन जी ने इस पर चिंता जताई सर, लेकिन मैं आपकी तरफ से, क्योंकि आप टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से जुड़े, इसलिए एक पक्ष आपका भी जानना चाहूंगी। वो बात उन्होंने सही कही कि सरकारों को देखना चाहिए, लेकिन देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना तभी तो लोग ऊपर तक जा रहे हैं ना, तभी तो लोगों की पहुंच बन रही है उस जगह पर पहुंचने की, तभी टूरिज्म बढ़ रहा है, तभी वहां के कारोबारी ज्यादा खुश हैं। इस मौसम में भले ही पर्यावरण को और प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, क्या सरकारों को, राज्य सरकारों को अपनी तरफ से नियम नहीं बनाने चाहिए? बने हैं या नहीं बने? अभिषेक जी, आप ही से सवाल मेरा, संक्षेप में इसका जवाब रख दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी सर, मैं वापस से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। जहां तक विकास की बात है, पेड़ काट के सड़कें चौड़ी की हैं, देखिए विकास होना है, डेवलपमेंट होनी है, बहुत जरूरी भी है, ये जरूरत है हमारी। उस पर किस तरीके से सरकारों को ध्यान देना है, किस तरीके से लॉ मेकर्स को ध्यान देना है, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से लोग बेतहाशा पहुंच रहे हैं, पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम हम देख रहे हैं, सड़कों पर लगा हुआ है, वापस आने का रास्ता नहीं, 8-8, 9-9 घंटे का जाम वहां पर लगा होता है। क्या नियम राज्य सरकारों को अपनी तरफ से नहीं बनाने चाहिए? देखिए, इस पे ऑलरेडी काफी सारे एसओपीज बनाए जाते हैं और एसओपी पे काम किया जाता है, बट कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कहीं ना कहीं जो मैसेज है कम्युनिकेशन में, शायद जो आखिरी व्यक्ति है, जो तीर्थयात्री है या टूरिस्ट है, जो स्टेट में ट्रैवल कर रहा है, उस तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो उसके प्रसारण की भी हमें व्यवस्था देखनी होगी कि जो भी एसओपीज हम गाइडलाइंस बना रहे हैं तीर्थयात्री के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो उसका प्रसार भी उस प्रकार से हो कि अच्छा, मैं सर आपको यहाँ पे जल्दी से रोकना चाहूंगी। मैंने इससे पहले उत्तराखंड का जिक्र कर दिया था, जब चारधाम यात्रा होती है तो नियमों के हिसाब से लोगों को टोकन देते हुए आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आती हूँ, सीधा मैं मनाली की उन तस्वीरों पर आती हूँ जब लोग 8-8 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। क्या हिमाचल सरकार को अपनी तरफ से नियम नहीं बनाने चाहिए? निश्चित रूप से हमें व्यवस्थाओं को देखते हुए उनके अनुरूप ही कार्रवाई करनी चाहिए, उनके अनुसार ही एसओपीज बननी चाहिए। जब हम ये पहाड़ों में जब बर्फ हो रही है तब जाम लग रहे हैं, जब हम बड़े आयोजन होते हैं किसी भी राज्य में, काफी बड़े आयोजन होते हैं जो जिनकी संख्या करोड़ों में भी होती है,
तो उसकी भी व्यवस्था बनाई जाती है। तो मैनेजमेंट को अपना काम अपनी स्थिति पर करना होगा और उसके अनुसार उसकी प्रचार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जिससे कि आने वालों को भी तकलीफ ना हो। वो भी एक घूमने के लिए आ रहे हैं या अपना यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको तकलीफ भी ना हो, वो भी देखना होगा। और साथ साथ पर्यावरण को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए भी हमारी मैनेजमेंट को भी उस पर स्ट्रिक्ट निर्णय लेने होंगे। एक बार चंदन जी, मेरे इन तमाम सवालों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा ही आपके जो है इस शो के माध्यम से हमेशा ही कहता हूं कि भाई सरकार जो हमारे नीति निर्माता हैं उनको हिमालयी राज्यों को देखते हुए जो नीतियां बनती हैं क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग हैं, यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े अलग हैं, और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो सड़कें बननी चाहिए, और जो हमारे जो पैदल ट्रैक हैं वो कैसे बनने चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है हमारे नीति निर्माताओं को समझनी चाहिए। जैसे हमारा नीति घाटी वाला जो माणा नीति वाला जो हमारा मलारी वाला जो क्षेत्र है, उन जगहों पर जो है हम लोग बेतहासा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि हमने सीमेंट वगैरह तो काफी लगा दिया, लेकिन वहां पाला इतना गिरता है कि वो एक साल में वहां के जो लेंटर वगैरह जो बनते हैं, मकान जो बनते हैं, वो पूरे बिल्कुल जो है खराब हो जाते हैं। और बिल्कुल, तो इसलिए जो है हमारे जो पूर्वजों ने जो मकान बनाए, वहां पर पत्थरों के मकान बनाए, मिट्टी के मकान बनाए, वो काफी लंबे समय तक जो है वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो लेंटर के मकान बनते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और जो है टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्माताओं को इस पर सोचने की आवश्यकता है। और आज मैं देख रहा हूं, आपको बता देना चाहता हूं कि ये बर्फ जो है 3 दिन पहले बर्फ गिरी है, जो है 23 को जो है बर्फ गिरी थी, और आज 3-4 दिन के अंदर ही पूरी बर्फ जो है हमारे क्षेत्रों से पिघल गई है, मेल्ट हो गई है। हाँ। लगभग जो है 2500 मीटर की जो हाइट में जो भी बर्फ थी, 2500, 2600, 2700 मीटर की बर्फ जो हाइट में थी, वो पूरी बर्फ पिघल गई है। और क्योंकि मैंने देखा कि इतनी गाड़ियां, इतना जाम जो है पूरा बिल्कुल 15, हमारे अभी धनोल्टी वाले क्षेत्र में 15-15, 20-20 किलोमीटर का जो है जाम था। यही सवाल था सर मेरा, मैं यही कह रही हूँ, क्या सरकारों को अपनी तरफ से नियम नहीं बनाने चाहिए? अब देखिए, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं पहाड़ लोगों के लिए, इसीलिए लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन अगर लोग नहीं समझ रहे तो कम से कम सरकारों को टूरिज्म को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए क्या? क्योंकि चारधाम यात्रा में हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए वापस से डॉक्टर गुफरान आपके पास आना चाहूंगी, हालांकि इस पर भी आप जवाब अपना रख सकते हैं चाहें तो, लेकिन मेरा सवाल ये, क्या सर्दी वापस लौटेगी? क्या हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि सर्दी चली गई या सर्दी अभी वापस लौटेगी? सर्दी चली नहीं गई है, सर्दी कंटिन्यू रहेगी, करीब करीब 2 वीक तो कम से कम रहेगी। लेकिन लास्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, उसको मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। हमारे पास में 2 चीजें हैं इससे जूझने के लिए। एक तो यह है कि क्लाइमेट चेंज, और दूसरा जो है हम किस तरकीब से अपने आप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। क्लाइमेट चेंज का जहां तक सवाल है, देखिए वो तो हो रहा है, और उससे के लिए उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल इमिशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड ऑल दोस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इमिशन ऑन ग्रीन हाउस गैसेस, उन सब का एक अलग से विषय है, वो अपना चल रहा है, वो अपनी नीति चलती रहेगी। लेकिन जो दूसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। पर्यावरण के अंदर जो हमारे जो घूमने फिरने के लोगों का होता है, एंटरटेनमेंट के उनके साधन कम हो गए हैं, तो अभी उनको लोग जाते हैं, निकलते हैं, वो भी चाहिए अपने को, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो वो डेवलपमेंट को लिए कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट जो है मना नहीं करता है, लेकिन रीजन उसका क्या होता है कि उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन ढंग से, वैज्ञानिकों के साथ में मिलके जो इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए किस तरकीब से डेवलपमेंट किया जाए, उसके अंदर सेक्रीफाइसेस दोनों तरफ से होंगे। यानी कि आपको इकोनॉमी और उससे निकलने वाला जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ पर्यावरण, और दूसरा पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा। तो एक साइंटिफिकली स्टडी को देखते हुए, वैज्ञानिकों के साथ मिलते हुए जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उनको उस तरकीब से डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ होना है वहां होना है, जहां नहीं होना है चाहे नहीं होना है, कितना भी उसमें इकोनॉमिक लॉस पर्यावरण या कोई घूमने की वजह से जो आते हैं टूरिस्ट उसकी वजह से हो, वो हमको देखना पड़ेगा। और उन सब के चलते हुए मेरे ख्याल से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। और थर्ड चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज है इम्प्लीमेंटेशन। अब ये 20 किलोमीटर तक का जो मतलब एक ट्रैफिक जाम की बात हो रही थी,
मेरे ख्याल से अगर इम्प्लीमेंटेशन और ढंग से और प्रिपेयर्डनेस के साथ में अगर करा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उस ओर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए, और जैसे कि हम इसी को लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सुशील जवाब रखिएगा। जब भी किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट होता है, जाहिर सी बात है कि एनवायरमेंटलिस्ट से इसकी चर्चा की जाती है या फिर जो संबंधित मंत्रालय हैं वो भी अपनी तरफ से सजेशन देते हैं। कमी फिर कहाँ पर रह जाती है? कमी रह जाती है नवजोत जी, लालच की कमी रह जाती है। देश को इन्वायरमेंटल लिटरेसी की पुनः रीडिफाइन करके जरूरत है। लोगों को समझना है उस चीज को। एक्चुअली जब विकास की बात आती है तो फिर कहीं से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के आधार पर। तो लोग नुकसान पहुंचा के कहते हैं और दुहाई ये देते हैं कि भाई इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब हमें और आपको कुछ अपने इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की तरफ से भी जानना सीखना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुराने लोग थे, वो भी बहुत विद्वान थे। उन्होंने कुछ प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनाया था, बड़ा नाजुक रिश्ता था नवजोत जी। हम प्रकृति के साथ उतना ही लेते थे जितनी जरूरत होती थी और प्रकृति का सम्मान करते थे। पहाड़ों का एक मर्यादा होती थी कि भाई हमको कितना आगे बढ़ना है, कितना कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं। अब वो तो खत्म हो गई ना। अब तो हम आज आप इतनी अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर दे रहे हैं, ये सब अस्थायी हैं। अभी क्या पता 2 दिन बाद क्या मौसम का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर देखने को मिले। तो ये जो स्थितियां हुई, तो इसके लिए सालों साल का जो हमारे आपके एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है, या मैं कहूँगा कुकृत्य कह सकते हैं, हमारे जो हम लोगों ने जो धरती को बर्बाद करने के लिए लगाए। और जब चर्चा होती है, साइंटिस्ट बैठते हैं, उनकी वो सजेशन देते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से फाइलों के अंदर दबी रह जाती हैं। और हम और आप लोग अक्सर बैठते हैं, फिर चर्चा करते हैं, और विशेषकर लोगों को हम कहते हैं कि भाई कहीं बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा होती है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, या फिर आप वन महोत्सव को मनाइए, या फिर आप नदी जंगल को बचाने के लिए प्रयास करिए, नदियों की। अब देखिए नवजोत जी, एक तरफ हम अपने देश में पहाड़ों की, नदियों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ देखिए उन्हीं के साथ कितना बुरा व्यवहार हम आप लोगों ने देखा। अभी आपने अरावली पर्वत के रूप में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था, हमने सबने उसको देखा। तो एक तरफ गोवर्धन पर्वत से लेके अनेक पर्वतों की हम पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, और हमारे पर्यावरणविद वैज्ञानिक तमाम ऐसी सजेशन देते सरकार को। लेकिन विकास के जब स्मार्ट सिटी की कल्पना की बात आती है, या 4 लेन बनाने की बात आती है, ऑल वेदर रोड बनाने की बात आती है, तो ये नहीं सोचा जाता है कि ये जो हिमालय के नए नए पहाड़ हैं, ये पुराने अरावली जैसे पहाड़ नहीं। पर सर यही मेरा सवाल था, देखिए वो भी तो जरूरी है ना। अब आप देखिए चाइना ने कहां तक रोड बना ली। अब ये भी तो देखिए कि हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, चाइना बैठा है, वहां पर भी तो बिल्कुल भारत के पास आके बैठा है। हमें भी जरूरत है ना सर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन वही बात है कि उसमें किस तरीके से पहाड़ों का ख्याल रखा जाए, पहाड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। चंदन जी, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है सर। देखिए विकास भी जरूरी है। चंदन जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। हमारा उत्तराखंड भी पूरा जो है चाइना तिब्बत से लगा हुआ है, और जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका माड़ा पास हो, या आपका जो है लपतल से सूडान वाला क्षेत्र हो, या आपका जो है ओम पर्वत, और ये सारा पूरा जो एरिया है सारा मैं जो है भ्रमण किया हुआ है, और पूरा क्षेत्र हम लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम जो है पूरे देश की सुरक्षा के लिए जो है हमें सड़कों की जरूरत है वहां के लिए। और लेकिन हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किस एरिया से और किस पहाड़ी से, किस साइंटिफिक तरीके से, किस एरिया से जो है हम इन सड़कों को ले जा सकते हैं। और जिस प्रकार से जितनी चौड़ी सड़कें जो है वहां पर काटी जा रही हैं, या वो लिया की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से जो है अनियंत्रित तरीके से भी जो है वहां पर काम जो है बहुत सारी चीजों पर हो रहा है, जिस प्रकार से जो है मैं उस क्षेत्रों पर जाकर जो है देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है बर्फ का सीजन है, और बर्फबारी के टाइम पे हम जो है किसी भी प्रकार का उन सड़कों का यूज नहीं कर सकते।
बर्फबारी के टाइम पे जो है हमें जो है चॉपर या फिर जो है हेलीकॉप्टर से ही जो है उन क्षेत्रों पर जाना पड़ेगा। और वहां पर जितने भी हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारे सैनिक वहां पर इसीलिए ऑल तैनात वेदर हैं, रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल ऑल वेदर रोड इम्पोर्टेंट है, बट वो रोड जो है, आप देखिए ना उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड कितनी सक्सेस है। आप उसको भी तो देखिए ना, ऑल वेदर रोड जो पुरानी सड़कें थी, जो पुरानी सिंगल रोड थी या डबल जो मजबूत सड़कें थी, जो हाथ से काटी हुई सड़कें थी, ठीक है, जो है वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। उन पर आप अगर आप जो है ऑल वेदर रोड से छोड़ के आप किसी अगर घाटी में निकल जाते हैं, चाहे वो आप निजमुल्ला घाटी में चले जाइए, उर्गम घाटी में चले जाइए, ऐसी कोई जो छोटी छोटी घाटियां हैं उनमें आप चले जाइए, तो वहां आपको बिल्कुल लैंडस्लाइड नहीं मिलेगा। बरसातों में भी जो है लैंडस्लाइड नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ना, हमारे जो मां नंदा की जो लोकजात होती है, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पिछली बार बहुत भयंकर बारिश हुई थी, आपदा आ गई थी, लोग परेशान हो गए थे, धराली में आपदा थी, धराली में आपदा थी, लेकिन फिर भी हमारी जो है नंदा लोकजात हुई, ठीक है नहीं। तो जो हमारे हिमालय के जो देवी देवताओं की पूजा और जो कार्यक्रम होते हैं, वो तो होते हैं। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं होगा या विकास नहीं होगा तो वो सारी चीजें नहीं लेकिन होंगी। उसके साथ साथ नियमों को भी देखना होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर गुफरान आपसे, गर्मियों पर इसका क्या असर होगा आने वाले सीजन्स पर? गर्मी का यह है कि शुरुआत के अंदर तो गर्मी है, का जैसा आपने देखा कि ट्रांजिशन स्मूथ होगा, क्योंकि ये बहुत क्लोजली ला नीना जो कि मार्च तक सेट होगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड है। लेकिन अच्छी बात है कि ला नीना जो है मार्च अप्रैल में चला जाएगा, लेकिन भीषण गर्मी होने की पूरी संभावना है। और वो ये जो गर्मी खत्म होते होते, वही जैसे सर्दी खत्म होते होते सर्दी का प्रकोप आया, वैसे ही गर्मी खत्म होते होते गर्मी का प्रकोप रहेगा। बिल्कुल। चलिए, इसके कारण सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं गल्फ के, वो डस्ट स्टॉर्म गल्फ के आने वाले हैं। तो अभी आपको जो वायु प्रदूषण की जो समस्या, यानी कि वो और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। वो आप गर्मी में चलिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।